Populus, this is your ISB and I welcome back to your another video of #रुकिएगा नई सीरीज एंड बोर्ड्स को झुका के रहेंगे हम लोग और हिंदी में 100 आउट ऑफ 100 ला के रहेंगे। तो यार कैसी चल रही है प्रिपरेशन? आई होप फुल अपॉन जूस के साथ तुम लोग मेहनत कर रहे होगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले, इस वीडियो में हम लोग करने वाले तुम्हारे क्षितिज के कविता सेक्शन के प्रीवियस 5 सालों के क्वेश्चन को। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि पहली बात तो कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं सेम टू सेम, एंड इसका सेकंड फायदा ये है कि तुम लोगों को प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा कि कविता सेक्शन से किस टाइप के क्वेश्चन तुम लोग देखने वाले हो अपने बोर्ड्स में। तो यार इंस्टा पे मेंशन करके जरूर बताना कि तुम लोग भी इस सीरीज से जुड़ चुके हो, क्योंकि मैं ये चाहता कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को पता चले इस सीरीज के बारे में। मैं तुम लोगों को मेंशन बैक भी करूंगा। तो अब आराम से चुको मुको बैठो एंड आज की इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हो। और चलो, चैनल पे नए हो गए तो सब्सक्राइब भी करना। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है। तो यार हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है वो देखो। मित्रों द्वारा प्रेरित किए जाने पर भी जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते थे? यानी कि आत्मकथा जो हमारा कविता है उसमें जो कवि होते हैं वो ये कविता लिखना क्यों नहीं चाहते हैं, यानी कि आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते थे, उसके बारे में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यार देखो, इसका उत्तर कुछ इस तरह से तुम लोग लिख सकते हो कि कवि जयशंकर प्रसाद को ऐसा लगता है कि उनके जीवन में ऐसी कोई उपलब्धियां नहीं है जिनका वर्णन वो अपने आत्मकथा में कर सके, यानी कि बायोग्राफी में कर सके। ये पहला लाइन तुम लोगों को लिखना है। आगे ये लिखना है कि कवि अपने अभावग्रस्त जीवन का उल्लेख करके अपना उपहास नहीं करवाना चाहते थे, यानी कि वो अपने जीवन के बारे में बताकर, यानी कि अपने जीवन के दुखों के बारे में बताकर अपना मजाक नहीं उड़वाना चाहते थे। क्योंकि बायोग्राफी में, आत्मकथा में बेसिकली कोई भी जो इंसान होता है वो अपने जीवन के दुखों के बारे में भी लिखता है। अगर वो लिखते तो उनका ये मानना था कि लोग उनका मजाक भी उड़ाते, इसलिए वो नहीं लिखना चाहते थे। वह अपनी भूलों तथा सरल स्वभाव के कारण मित्रों द्वारा मिली धोखे को सबके सामने व्यक्त नहीं करना चाहते थे। यानी कि इस कविता से ये हम लोगों को पता चला था पढ़ने के बाद कि उनके कुछ दोस्त भी थे जो उन्हें धोखा दे देते हैं, तो उसके बारे में वो अपने आत्मकथा में लिखना नहीं चाहते थे। हो सकता है उन्हें लगता होगा कि उनके फ्रेंड्स को खराब लग जाएगा, इसलिए उनके बारे में उन्हें नहीं लिखना था, इसलिए वो डिसाइड करते कि आत्मकथा नहीं लिखेंगे। आगे क्या है, इसलिए मित्रों द्वारा प्रेरित किए जाने पर भी वह अपना आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। देख लो कितना इजी आंसर है, तुम लोग आराम से लिख सकते हो। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है, जो है हमारा उत्साह पार्ट से। उत्साह कविता को कोई और शीर्षक दीजिए। ठीक है, शीर्षक मतलब टाइटल। उत्साह कविता को कुछ और टाइटल दीजिए, ये पहला क्वेश्चन में पूछा गया। और बताइए कि आपने उस विशेष शीर्षक का चयन क्यों किया, और उत्तर में ये बताना है कि आखिर वो तुम लोग टाइटल शीर्षक क्यों दे रहे हो। चलो देख लेते हैं उत्तर को। तो यार हमारे इस उत्तर के पहले लाइन में हम लोगों को सिंपली से ये बोला जा रहा है कि जो कि पहला लाइन यहां से यहां तक है। तो मैंने तुम लोगों को कविता में क्या एक्सप्लेन किया था, याद है ना तुम लोगों को, कि तुम्हारा जो बादल है वो तो पहला नवजीवन का काम करता है, यानी कि नई जीवन भी प्रदान करता है। कैसे प्रदान करता है? जब सूखा पड़ रहा होता है तो बारिश आती है जिसके कारण फसल उगती है, तो ये नवजीवन का काम करता है। और सेकेंडली ये क्या करता है तुम लोगों को पता है ना, ये विध्वंस भी मचा सकता है, यानी कि बहुत ज्यादा जब पानी पड़ जाता है तो बाढ़ भी आ जाता है। तो पहले लाइन में हम लोगों को यही सेम बताया जा रहा है। आगे सेकेंड लाइन में हम लोगों को यह बोला जा रहा है कि कवि ने बादलों का आवाहन करते हुए उसकी ललित कल्पना तथा क्रांति चेतना दोनों पक्षों को समाहित किया है, यानी कि दोनों पक्षों के बारे में अच्छे से बताया है। ठीक है, आगे हम लोगों को यह बताया गया कि इस तुम लोगों को कविता का 2 शीर्षक यहां पे अपने मन से दे दिया गया। पहला है तुम लोगों को क्रांति दूत बादल, और सेकेंड है तुम लोगों का विप्लव गायन। तो ये तुम लोगों का 2 शीर्षक इस कविता को तुम लोग दे सकते हो। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो खुद से ही लिखना है, ठीक है, अपने मन से, मार्क्स नहीं कटेगा। अब कुछ और ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लिख देना है कि ऐसा तुम लोग शीर्षक दे दो कि तुम्हारे एग्जामिनर मार्क्स ही काट दे। कुछ मिला जुला तुम लोगों को जो कविता से रिलेटेड है उस टाइप का शीर्षक दे देना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि स्क्रीन पे है, जो कि संगतकार कविता के संदर्भ में लिखिए कि संगतकार कौन होते हैं। यानी कि पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि एग्जैक्टली संगतकार कौन होते हैं। अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो 100% आराम से बता सकते हो। उसके द्वारा
किस प्राचीन परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है, यानी कि प्राचीन काल से जो तुम्हारे संगीतकार है वो कौन से अपने परंपरा का निर्वाहन कर रहे हैं। तो यार उत्तर कुछ इस तरह से तुम लोग लिख सकते हो कि कविता के अनुसार संगीतकार मुख्य गायक का सह कलाकार मतलब सहायक कलाकार होता है। यानी कि सहायक कलाकार का क्या मतलब होता है, जो पीछे से सपोर्ट करता है वो कलाकार को सह कलाकार सहायक कलाकार कहते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, कवि के अनुसार वह मुख्य गायक का छोटा भाई, शिष्य या संगीत सीखने आया दूर का साधनहीन रिश्तेदार भी हो सकता है। यानी कि वो दूर से आया कोई शिष्य हो सकता है या फिर साधनहीन कलाकार हो सकता है जो ऐसे म्यूजिक को सीखने के लिए आया है। तो आगे क्या लिखा है, मुख्य गायक के गायन को प्रभावित बनाने आवश्यकता अनुसार संबल प्रदान करने के लिए संगीतकार उनके स्वर को अपना स्वर मिलाकर प्राचीन परंपरा का निर्वाह करता आया है। तो ये चीज तुम लोग लिख सकते हो। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है। तो यार हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन फसल चैप्टर से, जो कि फसल के सृजन कब संभव है, पाठित कविता के आधार पर लिखिए। यानी कि फसल तुम लोगों का सृजन कब हो सकता है ये तुम लोगों को बताना है। तो सिंपली से फसल कब सृजन हो सकता है, जब उसे पानी मिले अच्छा से, उसे अच्छी मिट्टी मिले, सूर्य के किरणें मिले, ठीक है, वायु मिले, और उसके साथ साथ तुम लोगों का मानव का परिश्रम आवश्यक है उसके सृजन के लिए। ये चीज तुम लोगों को सिंपली से लिख देना है, काफी इजी है। लास्ट में क्या लिखा हुआ है इस लाइन में, इस प्रकार फसल में सभी नदियों का पानी, जादुई प्रभाव, उपजाऊ मिट्टी का गुणधर्म, सूरज की ऊष्मा तथा हवा का प्रभाव विद्यमान है। यानी कि ये सारी चीजें तुम लोगों को जरूरी होती है सृजन के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि स्क्रीन पे है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के पद में गोपियों के माध्यम से सूरदास की भक्ति भावना सामने आती है। इस कथन के आलोक में सूरदास की भक्ति भावना पर टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी करना, बताना कि कैसे जो तुम्हारे सूरदास है वो भी श्री कृष्ण के भक्ति में लीन थे। दो बिंदु में तुम लोगों को बताना, 2 पॉइंट्स में बताना। पहला पॉइंट ये है, उन्होंने अपने पदों में निर्गुण ब्रह्म का विरोध और सगुण ब्रह्म का सराहना किया है। पहला चीज ये है। सेकंड ये है कि इन पदों में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति आदर्श प्रेम की पराकाष्ठा और संपन्न एवं उन्हें पाने के लिए भक्तों की विकलता, अभिलाषा, व्यवस्था को दर्शाया है। ये पॉइंट तुम लोग याद कर लेना, क्लियर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण ने अपने कुल की किन विशेषताओं, यानी कि किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, यानी कि कौन कौन सी विशेषता बताते अपने कुल के बारे में लक्ष्मण भगवान। ये सारी चीजें तुम लोगों को बतानी है। क्या बताते वो देख लेते हैं, ठीक है। लक्ष्मण ने रघुकुल की विशेषताएं बताते हुए कहा कि हमारे यहां देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त तथा गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। तुम लोगों को याद होगा मैंने बताई थी। और नेक्स्ट क्या है, इन्हें मारने पे पाप का भागी होना पड़ता है, यानी इन्हें मारने से पाप का भागी होना पड़ता है, यानी कि पाप लगता है, तथा इनसे हारने पर अपयश की प्राप्ति होती है। इनका सम्मान करना रघुकुल की परंपरा है। यानी कि वो बताते हैं कि हमारे जो कुल होता है इसमें इन सारी चीजों की सम्मान करना सिखाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है। इस वर्ष पाठ्यक्रम में पढ़ी कौन सी कविता आपको सबसे अधिक प्रभावित करती है और क्यों। यानी कि तुमने जितने भी कविता पढ़ी है ना, उसमें से कौन सी कविता सबसे ज्यादा तुम लोगों को प्रभावित करती है, इसके बारे में प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो इसे तो अपने मन में लिख सकते हो, मन से लिख सकते हो, कोई एकदम फिक्स्ड उत्तर इसका नहीं हो सकता। मैंने तुम लोगों को सिंपली से इसमें यह लिखा है कि यह दंतुरित मुस्कान जो पाठ है वो सबसे ज्यादा प्रेरित करती है, क्योंकि इसमें हम लोगों को नवजात शिशु के बारे में बताया जाता है, जो कि बहुत ही प्यारी मुस्कान देता है, जिससे एक दुखी व्यक्ति भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, उसका जो मन है वो तृप्त हो जाता है, एक मरा हुआ इंसान भी जीवित हो जाता है बच्चों की दंतुरित मुस्कान देख के। तो ये सारी चीजें पॉइंट मैंने यहां पे लिखी हुई है, देख सकते हो। बाकी अगर तुम लोगों को ये पीडीएफ चाहिए होगा, ये पूरा फाइल्स चाहिए होगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कर रखा है। सारा पीडीएफ तुम लोगों को, सारा मटेरियल वही मिल जाएगा, इससे आसानी होगी पढ़ने में, तो ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे स्टूडेंट ने कर रखा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है। आत्मकथन में कवि आत्मकथा ना लिखने के लिए जिन तर्कों का सहारा ले रहे हैं, उनमें से किन्हीं दो
दो का उल्लेख कीजिए, यानी कि बताओ कि क्यों जो हमारे कवि होते हैं वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहते। 2 पॉइंट्स में बताना है। देखो ये तुम्हारा बोर्ड्स 2023 का चौथा प्रश्न है। हम लोगों ने 2024 से स्टार्ट किया था। पहला क्या है, 3 हम लोगों को बिंदु बताना है। पहला बिंदु ये है, उनके जीवन में ऐसा कोई महान उपलब्धि नहीं है, मैंने डिस्कस किया था। सेकेंड ये है, कवि अपने अभावग्रस्त जीवन तथा लोगों से मिले प्रवंचनाओं का उल्लेख कर उपहास नहीं बनाना चाहते थे, यानी कि उपहास का पात्र नहीं बनना चाहते थे कि उनके इस फ्रेंड ने, उनके प्रेमिका ने उन्हें धोखा दिया। तो कुछ इस टाइप का यहां पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, आत्मकथा लिखने से उसकी सुप्त पीड़ाएं पुनर्जीवित हो उठेगी, यानी कि अगर उनका जो कुछ फीलिंग्स है जो दबा हुआ है, उनका पुराने समय का जो उन्हें बहुत ज्यादा दुखी कर देती है, और उसके बारे में वो लिखेंगे तो उनका जो वो पीड़ा है फिर से उभर के आ जाएगा, इसलिए उन्हें आत्मकथा नहीं लिखना है। तो ये सारे पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा बोर्ड्स 2022 का पहला क्वेश्चन है। आई होप तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस सत्र में पढ़ी गई किस कविता में कवि बादलों के विविध रूपों का चित्रण किया? ठीक है, कौन सा कविता में तुम लोगों को बादलों के बारे में बताया गया उसके बारे में बताना है, और उसके बारे में कुछ शब्दों में अपना उल्लेख बताना, अपना विचार बताना है। तो सिंपली से कौन सा कविता था? हमारा उत्साह कविता था, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा था। ठीक है, तो इसके बारे में काफी चीजें तुम लोगों को पता है। कोई भी पॉइंट्स लिख दोगे 4-5 लाइन तो काम हो जाएगा। कि उत्साह में मैंने तुम लोगों को बता दिया कि बादल तुम लोगों का 2 चीजों का प्रतीक है। एक तो बादल विध्वंस मचा सकते हैं, एक नवजीवन का भी काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मेंशन कर दोगे तो तुम लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ख और ग तुम्हारा डिलीटेड है। ठीक है, आउट ऑफ द पोर्शन है तो नहीं करेंगे। पहला कन्यादान से है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी आउट ऑफ सिलेबस है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि है प्रकृति के सौंदर्य का जो चित्र अट नहीं रही है कविता में उपस्थित करती है, उसे अपने शब्दों में लिखे। यानी कि अट नहीं रही है, इसमें हम लोगों को प्रकृति के बारे में बताया, तो उसके बारे में तुम लोगों को उल्लेख करना है। तो यार सिंपली से तुम लोगों को याद ही होगा कि अट नहीं रही है हम लोगों का जो कविता है, उसमें किस चीज की बात की गई है? फागुन ऋतु की बात की गई है। ठीक है, फागुन ऋतु की बात की गई है, इसका वर्णन किया गया। ठीक है, इसमें होता क्या कि इसमें सारी ऋतुओं के कंपेयर में सबसे ज्यादा सौंदर्य इसी मौसम में तुम लोगों को होता है, यही महीने में होता है। ठीक है, इस कविता में हम लोगों को यह बताया गया है कि इस समय में तुम्हारा जो प्रकृति होता है वो सबसे ज्यादा सुंदर होता है, मनमोहक होता है। इससे कोई भी मनुष्य जो होता है वो बहुत ही खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है, क्योंकि उसके अंदर एक नया जोश का संचार हो जाता है इस मौसम में, इस ऋतु में। तो यही सारी चीजें तुम लोग लिख सकते हो। इस ऋतु में होता क्या कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। ठीक है, नई नई फूल आते हैं, नए नए पत्ते आते हैं पेड़ में। तो ये सारी चीजें देख के जो हमारा माहौल होता है वो काफी ज्यादा सुंदरमय हो जाता है। तो इसे देख के काफी संतुष्टि भी मिलती है। तो यही सारी चीजें लिख दो। अब बोर्ड्स 2021 में केवल तुम लोगों के एमसीक्यू पूछे गए थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम कोविड का टाइम था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत किन शब्दों में करते हैं, इसके बारे में बताना। तो सिंपली से परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत करते हुए कहते हैं कि यह बालक बहुत मंदबुद्धि है, कुटिल है, निरंकुश है, काल के वशीभूत होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। ये सारी चीजें वो बोलते हैं। आगे ये बोलते हैं, यह सूर्यवंशी चंद्रमा का कलंक, अत्यंत उदंड और मर्यादा रहित है। ये तुम लोगों को याद होगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि क्षण भर में यह काल के ग्रास हो जाएगा, फिर तुम मुझे कुछ मत बोलना, यानी कि मुझे कोई भी दोष मत देना। ये सारी चीजें जो हमारे परशुराम भगवान होते हैं वो विश्वामित्र को बोलते हैं लक्ष्मण भगवान के खिलाफ। तो हमारे 2022 में छाया मत छूना चैप्टर था, तो ये अभी हम लोगों का रिमूव्ड है, इसलिए हम लोग कट कर देते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि स्क्रीन पे, जो कि यह दंतुरित मुस्कान कविता में बांस और बबूल किसके प्रतीक है, ये तुम लोगों को बताना है। तो हमारा उत्तर कुछ इस तरह से हो जाएगा कि कविता में बांस और बबूल का पेड़ कठोर हृदय या निष्ठुर व्यक्तियों का प्रतीक है, जिनका हृदय बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, सख्त होता है, जो ज्यादा हंसते नहीं है, उसका यह प्रतीक है। इन प्रतीकों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि बच्चे के मधुर मुस्कान को देखकर कठोर से कठोर हृदय मानव भी सरस हो जाता है, यानी कि कठोर से कठोर हृदय भी पिघल जाता है एंड वो हंस पड़ता है। ठीक है, ये बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संगीतकार की आवाज में हिचक क्यों सुनाई देती है? तो यार हमारा उत्तर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि संगीतकार प्रतिभावान होते हुए भी कभी मुख्य गायक से आगे
बढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं, वह जानबूझकर अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से नीचे रखते हैं ताकि उनका जो स्वर है उनसे ऊंचा ना सुनाई दे, और इसी प्रयास में उनका जो आवाज है उसमें एक हिचक होती है। ये लिख दोगे, सिंपल सा, बहुत इजी क्वेश्चन था तुम्हारा। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी एंड सच्ची में इंफॉर्मेटिव होगी, इसलिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, क्योंकि इन 1 से 2 दिनों में बहुत सारी और चीजें तुम लोगों को मिलने वाली है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।